Hello everyone. So today we are going to see all the important questions of BHIE 144 Traditions of History Writing in India. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको पेशेंस से इस वीडियो को देखना पड़ेगा. मैं पहले ही बतला देती हूँ, इस पूरे सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स हैं, जिसकी वजह से वी हैव क्वाइट अ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आई हैव ट्राइड टू मेंशन every important aspect of the chapter, or you can say the subject, so that if you didn't have studied anything about this subject, तो भी आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से दे करके आ पाओ. ठीक है. अगेन मैं जो हर एग्ज़ाम के लिए कहती हूँ इग्नू के, कि कुछ भी हो जाए अपने पूरे के पूरे 26 पेजेस को आप भर के ही आना. आप डिवाइड कर लेना कि मुझे हर 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो मैं 5 क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 पेजेस लिखूंगा. वन मोर थिंग, मैंने अपने एग्ज़ाम में ये गलती की है. आई डोंट वांट यू टू गाइज रिपीट दिस मिस्टेक अगेन. कभी भी इग्नू के एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, तो आपको उसी शीट में सारे के सारे आंसर्स को देना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. आई विल ऑल्सो ट्राई टू डील ईच एंड एवरी आंसर ऑफ द क्वेश्चन. So, critically examine the role of Sangh as the chief protagonist of Buddhism's construction of the past. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. जो संघ है या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग एंड प्रिजर्विंग बुद्धिस्ट पास्ट. संघ और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की वजह से यहीं से आपको लिखने के लिए बहुत कुछ मिल गया. क्या मिल गया लिखने के लिए? बहुत कुछ. संघ और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो है वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए बहुत सारी चीज़ों को नोट करती थी. अपने आसपास क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को नोट करती थी. और इन सभी चीज़ों की वजह से जो संघ है, जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, उनके पास अपना एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अपना सोर्स ऑफ लाइब्रेरी क्रिएट होता गया, जिसकी वजह से ये बहुत की रोल प्ले करता है इन preserving Buddhist past. ठीक है. They were the custodians of Buddha's teachings, initially maintaining them through oral tradition and later writing them down in texts like the Pali Canon. तो आप कुछ टर्म्स याद रखने की कोशिश करना. जैसे ये पाली कैनन है जो कि बुद्धिस्ट राइटर्स ने लिखा. तो सबसे पहले एज मोस्ट ऑफ द इंडियन राइटिंग्स जो हिस्ट्री की हैं वो हम लोगों को ओरल ट्रेडिशन में ही मिलती है, ओरली पास हो रही है फ्रॉम वन माउथ टू अदर माउथ, फ्रॉम वन लेक्चर टू अनदर लेक्चर. ठीक है. तो इस तरह से चीज़ें पास ऑन हो रही होती हैं और इसको अल्टीमेटली नोट डाउन किया जाता है. और एक ऐसा ही हम लोग को टेक्स्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है Pali Canon. They constructed the biography of Buddha and compiled Jakata Tales. तो जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में रहने वाले लोग थे, जो संघ में रहने वाले लोग थे, वो बुद्ध की बायोग्राफी लिखते हैं, जकाता टेल्स लिखते हैं. ठीक है. और जिसकी वजह से हम लोगों को इसमें इतिहास का ब्लेंड, मोरल पर्सपेक्टिव, मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें जो बुद्धिस्ट वैल्यू के बारे में बतलाती हैं वो देखने को मिलती हैं. जो संघ है वो ये भी प्रिजर्व करता है कि सेक्रेड साइट्स क्या हैं, रिचुअल्स क्या परफॉर्म होती थी, फिर जो कलेक्टिव मेमोरी है और रिलीजियस आइडेंटिटी है वो कैसी है बुद्धिज़्म की. ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ से पता चलती हैं. दीपवमसा, महावमसा, ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये मॉन्क्स ने लिखे हैं, जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म है वो कनेक्ट हो रहा है किससे? रॉयल पावर से. लेजिटिमाइज्ड रूलर्स लाइक अशोका देखने को मिलते हैं, दीपमवसा और महावमसा. तो इन सारे टेक्स्ट में हम लोगों को मॉन्क्स की कहानियाँ देखने को मिलती है. क्या कनेक्शन रहा है बुद्धिज़्म का रॉयल पावर से, किस तरह से लेजिटिमाइज किया जाता है अशोका के रूल को, और इसके बदले में अशोक क्या करता है कि संघ को सपोर्ट करता है. Their narratives were often idealized and didactic and sometimes excluded alternate voices. Thus, while Sangha preserved Buddhist history, their role was shaped by religious, political and ideological motives. तो कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जो narratives हैं वो idealized होते थे. narrative है जो texts हम लोगों को मिलते हैं वो idealized हैं, और sometimes क्या करते हैं कि जो बाहर की चीज़ें हैं, जो संघ के बाहर की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को ये एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन
फिर भी संघ के ऊपर हम लोगों को बुद्धिस्ट हिस्ट्री के ऊपर जो दूसरे रिलीजियस पर्सपेक्टिव हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं, उनका हम लोगों को झलक या फिर शैडो देखने को मिलता है। तो वी हैव टू बी क्विक, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी जल्दी ये हो जाए, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 60 to 70 क्वेश्चंस। बाय 60 to 70 क्वेश्चंस आई मीन कि आई हैव फॉर्म्ड सम क्वेश्चंस और आई हैव टेकन सम प्रीवियस examinations question also, but I have tried to put each and every topics mix so that you can understand the chapter or the subject fully, and you can write whatever it comes in the examination. So it's very easy, it's not difficult, so it will just pass quickly. State the importance of Ravya Chakamu as an important source of history. तो इसका हम लोगों को रव्या का हम लोगों को इम्पोर्टेंस देखना है कि किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। ये वाला जो चैप्टर मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऐसे जितने भी चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रव्या है एक सिग्निफिकेंट तेलुगु हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसको लिखा गया था विजयनगर पीरियड के दौरान, और इसमें बहुत सारे ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलता है इसमें? हम लोगों को रॉयल बायोग्राफीज़ देखने को मिलती हैं, और रॉयल बायोग्राफीज़ में हम लोगों को डिटेल्ड अकाउंट मिलते हैं अबाउट लाइफ रूल ऑफ विजयनगर किंग्स कृष्णदेव राय, जहाँ पे हाईलाइट होता है पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट्स। फिर हम लोगों को पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये हेल्प करता है, जहाँ पे हम लोग कोर्ट कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें फॉरेन पावर्स के बारे में समझते हैं। कल्चरल इंसाइट देखने को मिलता है, तेलुगु लिटरेरी स्टाइल के बारे में पता चलता है, कोर्टली ट्रेडिशन, रिलीजियस पैटर्नेज अंडर रॉयल रूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसके बाद फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि हम लोगों को ये एक फ़र्स्ट हैंड नैरेटिव देता है, की बैटल्स के बारे में बतलाता है, कैंपेन्स के बारे में बतलाता है, हिस्टोरिक पॉलिटिकल डिसीजंस, वैल्यूएबल क्रोनोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं हम लोगों को यहाँ से। आइडियोलॉजिकल पर्पस क्या है? आइडियोलॉजिकल पर्पस ये है कि जो टेक्स्ट है वो ग्लोरीफाई करता है किंग को और पोर्ट्रेइंग हिम एज एन आइडियल रूलर, और उनको एक आइडियल रूलर की तरह पोर्ट्रे करता है, दस ऑफरिंग इंसाइट इनटू रॉयल आइडियोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जो रव्या चकुलम है ये बस एक लिटरेरी वर्क नहीं है, एक बहुत रिच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोगों को पॉलिटिकल, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल लैंडस्केप को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है विथ रिस्पेक्ट टू मिडिवल साउथ इंडिया। How do बखाराज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट? बखाराज ने किस तरह से पास्ट को समझने में हेल्प की है? बखारा जो है एक टाइप ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव है जो मराठी लिटरेचर में आता है, और इसको कंपोज किया गया था बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी में। ये एक बहुत वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है ऑन मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मराठा पीरियड। पॉलिटिकल नैरेटिव्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे इसमें डायनेस्टिक हिस्ट्री, अबाउट शिवाजी, पेशवा पीरियड, ये सब पता चलता है। कुछ एग्जाम्पल है शिव बारात, शब्द बखार डिस्क्राइब्स शिवाजी कोरोनेशन, कैंपेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री डिटेल्स मिलते हैं, दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ बैटल, टैक्टिक्स, कॉन्क्वेस्ट एंड सच एज बैटल्स ऑफ प्रतापगढ़ और पानीपत, ऑफरिंग मिलिट्री हिस्ट्री फ्रॉम अ नेटिव पर्सपेक्टिव। मतलब कि भाखर की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को सब कुछ पता चलता है, शिवाजी, शिव बारात, कुछ ये वर्क्स हैं, तो बैटल्स के बारे में पता चलता है, कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में पता चलता है, और ये सब कुछ हम लोगों को पता चलता है फर्स्ट हैंड नैरेटिव के द्वारा। मतलब कि जो लोग इनको इन चीज़ों को मोस्टली अपनी आँखों से होते हुए देखते हैं, या जिनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीज़ें, या फिर जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा हम लोगों को हिस्ट्री का पता चलता है। सोशियो कल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को। भाखर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कोर्टली लाइफ को, मतलब कि किस तरह से मराठा एम्पायर में कोर्ट्स में लोग रहा करते थे, क्या उनके एथिक्स थे, क्या एटीट्यूड था मराठा एलिट्स का। उसके अलावा उनके राइवल्स के बारे में पता चलता है, सोशल कस्टम्स, गवर्नेंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। पैट्रनेज और प्रोपेगेंडा, मैनी भाखर जो है उनको ग्लोरीफाई करने, बहुत सारे भाखर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा गया था ताकि वो रूलर्स को ग्लोरीफाई कर सके और ये शो कर सके कि किस तरह से हिस्ट्री वाज यूज्ड टू लेजिटिमाइज पावर। मोस्टली हम लोगों ने, अगर आप
जा कर के पुराने वीडियो इस चैप्टर के देखोगे, समरी देखने में आपको इंटरेस्ट है, एज आई मैंशन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो इतिहास लिखवाने की शुरुआत राजा करते हैं उसका रीज़न बहुत हद तक ये होता है ताकि वो अपने इतिहास से अपने प्रेजेंट रूल को लेजिटिमाइज़ कर पाएँ। तो भाखर भी कुछ अलग नहीं कर रहा था। कुछ एग्जाम्पल्स भाखर के देखने को मिलते हैं। शभस्त भाखर, पानीपत भाखर, जो कि सभस्त भाखर जो है वो शिवाजी के सन संभाजी ने इसको लिखवाया था, कमीशन करवाया था। इट प्रेजेंट्स अ सेमी ऑफिशियल बायोग्राफी, और ये सेमी ऑफिशियल बायोग्राफी है। डिस्क्राइब करता है पानीपत भाखर जो है, डिस्क्राइब करता है पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में, गिविंग मराठा पर्सपेक्टिव एंड इमोशनल अंडरटोन। अब दो भाखर जो है वो सब्जेक्टिंग है और ग्लोरीफाइंग है। दे आर इम्पॉर्टेंट प्राइमरीली सोर्सेज दैट हेल्प रिकन्स्ट्रक्ट मराठा पास्ट एंड देयर वर्ल्ड वाइड एंड हिस्टोरिकल मेमोरी। डिस्कस करना है हम लोगों को फिरिश्तास कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। तो फिरिश्ता क्या है? एक पर्शियन हिस्टोरियन है जो कि 16th और अर्ली 17th सेंचुरी के दौरान इन्होंने अपना काम, जो कि बेस्ट उनका एक काम है, तारीख़ फिरिश्ता लिखते हैं, जिसको गुलशन इब्राहिमी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और इनका जो कॉन्सेप्ट था कि हिस्ट्री को फैक्चुअल नैरेटिव के साथ मोरल और पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन भी दिया जाए। की एस्पेक्ट ऑफ फरिश्तास कॉन्सेप्ट क्या क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपैरेटिव। फरिश्ता जो है वो एम करते हैं कि वो ऐसी हिस्ट्री को लिखे जहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी को इंडिया से इंक्लूड करके रिलेट करके दिखाया जा सके, जैसे दिल्ली सल्तनत, दक्कन सल्तनत और रीजनल कुछ रूलर्स के बारे में ये लिखते हैं। ये अक्सर रूलर्स को कंपेयर करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को और उनके फेलियर को एनालाइज करते हैं। मोरल पर्पस था, उनका मानना था कि हिस्ट्री जो है वो एक लेसन की तरह पढ़ाई जानी चाहिए और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए एथिकल गवर्नेंस के लिए। और इनकी जो राइटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से अच्छे जो रूलर्स हैं वो अपहोल्ड करते हैं जस्टिस को, मतलब वो जस्टिस देते हैं अपने लोगों को, रिलीजन का सपोर्ट करते हैं। यूज़ ऑफ सोर्सेस। फरिश्ता जो है वो कुछ अर्लियर क्रॉनिकल्स का, ओरल ट्रेडिशंस का और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का सहारा लेते हैं। मेक श्योर करते हैं कि जो रिच कि उनका जो वर्क है वो रिच और लेयर्ड हो, और समटाइम्स वो इसमें थोड़ा मिर्च मसाला देने के लिए इसको थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट भी कर देते हैं, कंसिस्टेंट भी कर देते हैं ना, इनकंसिस्टेंट। तो ही ऑल्सो ट्राई टू करेक्ट एरर्स ऑफ प्रीवियस हिस्टोरियंस, बट उन्होंने पुराने कुछ हिस्टोरियंस की गलती को करेक्ट करने की कोशिश भी की है। बैलेंस पर्सपेक्टिव। अनलाइक मेनी कंटेम्प्रेरी राइटर्स, फरिश्ता अवॉइडेड बायसेस। वो बायस नहीं है किसी की तरफ, सेक्टेरियन बायसेस मतलब कि वो किसी एक सेक्ट के लिए बायस्ड नहीं है। उन्होंने बोथ हिंदू और मुस्लिम रूलर्स को फेयरनेस के साथ प्रेजेंट किया है, जो कि उस समय के लिए अनयूजुअल था। पॉलिटिकल इंसाइट। हिज वर्क रिवील्स दैट उनका डीप अंडरस्टैंडिंग है स्टेट क्राफ्ट, वॉरफेयर और डिप्लोमेसी में, और वो एम्फेसाइज करते हैं लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस टॉलरेंस में, जो कि सक्सेसफुल रूल को प्रेजेंट करें। What are the salient features of Shabbleton? What are the salient features of subaltern historiography? सबल्टन हिस्टोग्राफी है, ये फोकस करता है रिकवरिंग वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सच एज पेजेंट्स, वर्कर्स, women, Dalits and tribunal communities who were often ignored in traditional elite historiography. It challenges both colonial and nationalist narrative by emphasizing that the oppressed were not passive victims but active agents in history. आई होप आपको सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी का जो मुख्य एजेंडा है वो समझ आया होगा कि जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, जहाँ पे पैतृक ढंग से चीज़ों का विश्लेषण हो रहा है, उसके अलावा ये जो सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी है वो दूसरे पर्सपेक्टिव मतलब विमेन, पेजेंट्स, लोअर क्लासेस के बारे में बात करता है, और ये कहता है कि जिस तरह से उनका
उस समय की इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इन सारे लोगों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो अप्रोच है ये हिस्टोरियंस लाइक रतनजीत गुहा लेकर आए थे 1980s में। सबल्टन स्टडीज़ क्रिटिक द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न फ्रेमवर्क। सबल्टन स्टडी जो है वो क्रिटिक करती है, मतलब अपने जो विचार है या क्रिटिसिज्म है वो वेस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ हिस्ट्री पे देती है, और ये एडवोकेट करती है ऑफ राइटिंग हिस्ट्री from below using local languages, oral traditions, folklores and unconventional sources। और इस किस चीज़ को प्रमोट करती है, ये इंडियन हिस्ट्री राइटिंग तरीके को प्रमोट करती है। कैसे? लोकल लैंग्वेजेस में हिस्ट्री को लिखना सही बताती है, अनकन्वेंशनल सोर्सेज को पॉइंट करना सही बताती है, एलीट नॉलेजेस को प्लेयर्स की बात सुनती है, और ये क्वेश्चन करती है लेजिटिमेसी का एलीट नॉलेजेस को कि क्या वो जो कह रहे हैं, भले वो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं, तो क्या वो सच कह रहे हैं, ये ज़रूरी है, इस बात पे ये गौर करती है। ठीक है, एवरीडे स्ट्रगल और हिस्टोरिकल कल्चर और सबल्टन क्लासेस के बारे में ये विश्लेषण करती है। दस इसका जो रीशेपिंग है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री बाय सेंटरिंग इट ऑन दोज प्रीवियसली लेफ्ट आउट द मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन? हिस्टोरिकल ट्रेडिशन क्या होता है? कॉलोनिस्ट स्कॉलर्स का इंडिया के ऊपर ऑन हैविंग हिस्टोरिकल सीन्स क्या व्यू है? हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस जो है वो रेफ़र करते हैं सोसाइटी के रिकॉर्ड्स को, उनके रिमेंबर्स को, और उन इंटरप्रेट करते हैं कि पास्ट को किस तरह से देखा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेरियस ओरल नैरेटिव्स, इंस्क्रिप्शंस, क्रॉनिकल्स, पोइट्री और बायोग्राफीज और रिलीजियस टेक्स्ट का मेंशन मिलता है। इट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड नॉन रिटन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री एंड रिफ्लेक्ट्स हाउ अ कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स टाइम, इवेंट्स एंड आइडेंटिटी। कॉलोनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं, पर्टिकुलरली ब्रिटिश रूल जो इंडिया में रहा, वो ये डिसमिस करते हैं कि इंडिया में कोई भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रहा है। वो क्लेम करते हैं कि इंडिया जो है उसके पास इतना सेंस ही नहीं है कि वो अपना हिस्ट्री लिख पाएँ। आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडियन टेक्स्ट हैं वो सारे मिथिकल हैं और रिलीजियस और पोइटिक ढंग से लिखे गए हैं रादर देन फैक्चुअल और एनालिटिकल। थिंकर्स जैसे कि जेम्स मिल और एच विल्सन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया हैड नो प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड दैट इंडिया वर इनकेपेबल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। However, this view has biased and Eurocentric। ये जो व्यू है ये biased है और यूरोपियन कंट्रीज के तरफ से सेंट्रिक है, मतलब उन सेंटर से इंडिया को जज करने की कोशिश करते हैं और इग्नोर करते हैं रिच हिस्टोरिकल सोर्सेज को, लाइक राज तरंगिनी, भाखर्स, वामसलवीज, पौराणिक जीनियोलॉजीज और एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स को। These colonial opinions served to justify imperial rule by portraying Indian civilization as backward and in need of Western enlightenment। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं इस चीज़ को चैलेंज करते हैं और क्लेम करते हैं कि इंडिया की डाइवर्स और सोफिस्टिकेटेड हिस्ट्री ट्रेडिशंस को आप इस तरह से डिमीन मत करो। Underline the importance of epic tradition with emphasis on the Mahabharata and Ramayana। The epic tradition is a vital part of Indian historical and cultural consequences, reflecting values, social structures and collective memory। ठीक है, तो जो भी हमारे एपिक्स हैं वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं एज वो रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यू, सोशल स्ट्रक्चर और कलेक्टिव मेमोरी को। दो ग्रेट संस्कृत एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण। दे आर नॉट लिटरेरी मास्टरपीस, ऑल्सो हिस्टोरिकल सोर्सेज एज अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। ये जो एपिक्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं किंगशिप सिस्टम के बारे में बतलाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वॉरफेयर, मोरल डिलेमास और धर्म के बारे में बतलाते हैं। थ्रू मिथिकल इन फॉर्म दे रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल रियलिटीज़ एंड आइडियाज़ ऑफ द टाइम इन विच दे वर कंपोज्ड एंड ट्रांसमिटेड। महाभारत जो है ऑफन इसको इतिहास कहा जाता है, दस इट हैपेंड, मतलब कि ये हुआ था। इज़ अ वास्ट नैरेटिव encompassing royal conflicts, dramas and philosophical reflections। As Bhagavad Gita, it reveals that the complexities of statecraft, social duties and human behavior. The Ramayana, attributed to Valmiki, presents the ideal king of Ram and explores themes of loyalty, exile, kingship and justice. It was used to convey ideals of governments and moral conduct and has been adapted in multiple languages and religious influencing religion cultural।
Both epics have shaped historical imagination, served as tools of education and moral instructions, and inspired regional versions of retelling that वगैरह वगैरह. रामायण महाभारत है, आप लिख लोगे. Now, what kind of historical consequences is revealed through the Sangam poems? संगम poems के द्वारा किन किन historical consequences का relevance हुआ है देखते हैं. संगम poem जो है वो ancient तमिल भाषा में compose की गई थी 300 BCE और 300 CE के बीच में. ये reflect करता है rich historical consciousness जो कि rooted है real life events पे और लोगों और उसकी social conditions पे. Unlike जो mythological texts हैं, ये grounded portrayal प्ले करते हैं सोसाइटी, वॉर और लव और किंगशिप का. यहाँ पे जो पोएम्स हैं वो रिवील करती हैं अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री सच एज वेलर ऑफ किंग्स एंड वॉरियर्स, क्लैन राइवलरी और मेजर बैटल्स के बारे में ये बतलाती है. किंग्स लाइक करिकाल चोला आर प्रेज्ड एज देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स आर बिग, इंडिकेटिंग मेमोरी ऑफ एक्चुअल रूलर्स एंड इवेंट्स. ये भी बताते हैं कि सोशल हिस्ट्री क्या था, डिटेल ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, ट्रेड कस्टम कैसा था, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था. पोएम जस्ट पोएम डिस्क्राइब करता है पोर्ट सिटीज़ लाइक फुहार को, फॉरेन ट्रेड रोम के बारे में बतलाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी जानकारी देता है. संगम लिटरेचर जो है वो जीनियोलॉजीज और रॉयल लीनिएजेस के बारे में भी बतलाता है जो कि इंडिकेट करता है कि जो रिमेम्बरेंस है पास्ट डायनेस्टी की वो भी इन लोगों को पता थी. जो पोइट्स हैं वो ये भी बतलाते हैं कि कोर्ट्स में किस तरह से विक्ट्रीज़ को एक्टिंग और ओरल हिस्ट्री की तरह से दिखाया जाता था. संगम पोएम्स जो है वो सेक्युलर, डायनेमिक और रियलिस्टिक सीन ऑफ हिस्ट्री हैं. नोट ऑन भक्ति हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स. भक्ति हैगियोग्राफिक जो नैरेटिव्स हैं वो डिवोशनल बायोग्राफीज़ हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं लाइफ्स, मिरेकल और स्पिरिचुअल जर्नीज ऑफ भक्ति सेंट्स लाइक कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, अलवर्स और नारायणास. ठीक है, तो ये जो नैरेटिव्स हैं ये ज़्यादातर फैक्ट और लेजेंड्स के साथ ब्लेंडेड है. फोकस करता है ज़्यादातर सेंट के डिवाइन एक्सपीरियंसेस और उनकी टीचिंग्स के बारे में, और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इसमें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है. अब यहाँ पे क्या है कि हाईलाइट थीम्स ऑफ डिवोशन, भक्ति के थीम को हाईलाइट करते हैं. सोशल रिफॉर्म, इक्वालिटी, रेजिस्टेंस टू कास्ट और रिचुअल ऑर्थोडॉक्सी, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है. इसको लोकल लैंग्वेजेस में लिखा गया था. स्टोरीज वर असेंबल्स टू मासेस एंड प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग भक्ति आइडियोलॉजी. एग्जाम्पल्स लाइक पेरिया पुरमनम अबाउट नयानर्स, the Bhakti Vijayam and various Janmashikhas on Guru Nanak, though not always historically precise, these texts offer insights into popular beliefs, religious movements and emotional and social world of medieval India. In some, Bhakti hagiographics serve as important cultural and religious sources, offering a people-centered view of history shaped by devotion and community memory. डिस्कस द तीर्थ जीनियोलॉजी ट्रेडिशंस. तो ये जो ट्रेडिशन है ये रिफ़र करता है प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स बाय पिलग्रिमेज प्रीस्ट्स. मतलब कि जो प्रीस्ट हैं वो क्या क्या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं ऑफ अ फैमिली. ठीक है, एट सेक्रेड रिलीजियस साइट्स और तीर्थास इन इंडिया. सेक्रेड साइट्स पे यानी कि तीर्थ पे. तो दीज जीनियोलॉजीज आर ऑल्सो नोन एज वाहियाज और बही खाताज एंड आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड हिस्टोरिकल कम्युनिटी अक्रॉस जनरेशंस. ये जो रिकॉर्ड्स हैं मेंटेन किए जाते हैं पांडाल्स के द्वारा. एक मेजर तीर्थ है, कुछ मेजर तीर्थ हैं लाइक हरिद्वार, वाराणसी, गया, प्रयाग और कुरुक्षेत्र. ये सारे तीर्थों में बहुत सारे पांडास हैं जो कि रिकॉर्ड्स रखते हैं. व्हेन पिलग्रिमेज विजिट दीज प्लेसेस they meet their traditional family priest who records such as Gotra family lineage, place of origin, significant life events and donations. जो सिग्निफिकेंस है दीज ट्रेडिशंस का वो यहाँ पे लाई करता है. प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल हिस्ट्री, सोशल आइडेंटिटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, हिस्टोरिकल डेटा. दस जो तीर्थ जीनियोलॉजी है एक यूनिक इंडिजीनियस वे ऑफ रिकॉर्डिंग है. तो ये पास्ट को ब्लेंड करता है रिलीजन, फैमिली और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के साथ. ठीक है,
critically examine the main ideas of colonial historiography with special reference to James Mill. तो colonial historiography जो है वो refer करती है colonial powers को, especially British in India wrote and interpreted history to justify their rule. जो colonial historiography है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी गई थी ताकि उनके claim को इंडिया में justify किया जा सके. It often presented इंडियन सोसाइटी एज बैकवर्ड, इंडियन सोसाइटी को बैकवर्ड, इरेशनल और स्टैटिक बताते हैं और बताते हैं कि इसको वेस्टर्नाइजेशन की ज़रूरत है. One of the most influential figure of colonial historiography was James Mill and British historian and philosopher. James Mill एक British historian और philosopher थे. उनकी किताब है The History of British India published in 1817 had a profound impact on how British viewed and governed India. मेन आइडियाज़ ऑफ जेम्स मिल क्या थे? ट्रीपार्टाइट डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. वो कहते हैं कि इंडिया को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड करना चाहिए. डिनायल ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, मोरल एंड रेशियल सुपीरियरिटी, यूटिलिटी ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, क्रिटिकल इवोल्यूशन उनका क्या है? तो मिल ने खुद कभी इंडिया नहीं आए थे, येट उन्होंने एक स्वीपिंग जजमेंट दिया है यहाँ के लोगों के ऊपर, और जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है वो पूरी तरह से यूरोसेंट्रिक और बायस्ड जजमेंट है और इंडिया की रिच हिस्ट्री को वो इग्नोर करते हैं. लाइक पुराण, भाखर्स, संगम लिटरेचर, इन सब को वो इग्नोर करते हैं और उनका जो नैरेटिव है वो इंपीरियल इंटरेस्ट्स को सर्व करता है. Okay, next question. Write a note on the Jain historical tradition giving reference to Paumacharyam. The Jain historical tradition is unique in its blending of religious philosophy, moral instruction and narrative storytelling to preserve and to interpret the past. Jain texts often retell pan-Indian stories with a distinct doctrine outlook emphasizing non-violence, karma and aesthetic ideals. One of the most important example of this tradition is Paumacharyam. सबसे पहले थोड़ा सा जैन कल्चर के बारे में इसको डिफ़ाइन किया गया, बतलाया गया, प्रेज़ किया गया. उसके बाद फिर पौमाचर्यम, जिसको हम लोग पौमाचर्यम की तरह से भी स्पेल कर सकते हैं, इसको कंपोज़ किया था जैन पोएट विमला सूरी ने इन प्राकृत लैंग्वेज, एक लोकल भाषा में. और पौमाचर्यम जो है वो जैन रीटेलिंग है रामायण का. इसमें इस रामायण में क्या होता है कि राम और दशरथ जो हैं वो राम, दशरथ, सीता सब लास्ट में जाके एक जैन मॉन्क बन जाते हैं. और राम को, जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि राम इज़ पोर्ट्रेड एज एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु बट एज अ डिवाउट एंड नॉन वायलेंट हीरो हु अल्टीमेटली बिकम्स अ जैन मॉन्क. रावण जो है इज़ नॉट सिंपली डिमोनाइज्ड बट गिवन अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. रावण को राक्षस नहीं बताया गया है जबकि बल्कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बताया गया है उसको. पौमाचर्यम जो है वो कुछ आइडियाज़ को लाइक डिवाइन इनकारनेशन के आइडिया को रिजेक्ट करती है और एक की थीम हिंदू वर्जन ऑफ रामायण को देती है. इसके अलावा हाईलाइट करता है जैन कमिटमेंट टू ह्यूमन सेंटर एथिक्स एंड लॉजिक. ये जो टेक्स्ट है ये बतलाता है कि हाउ जैना मेन स्ट्रीम जो है वो अपने नैरेटिव्स को एक्सप्रेस करते थे और अपने इतिहास का विजन रखते थे खुद के लिए. ठीक है, जैन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस जो है वो पौमाचर्यम में देखा जा सकता है. दस नॉट, इसको पास्ट तो नहीं माना जा सकता है लेकिन इसको एक आइडियोलॉजिकल और कल्चरल टूल की तरह देखा जा सकता है. एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ राज तरंगिनी इन हिस्ट्री राइटिंग. राज तरंगिनी का इम्पॉर्टेंस ऊपर से मैं बतला देती हूँ, इतना पढ़ने से अच्छा है कि राज तरंगिनी जो है वो कल्हण ने लिखी है और इसको 12th सेंचुरी में लिखा गया था. राज तरंगिनी में सिंपली कश्मीर का इतिहास लिखा गया है. इसमें क्रॉनिकल वर्जन है और राज तरंगिनी एक वैसा टेक्स्ट है जो कि यूरोसेंट्रिक व्यूज़ से भी ये उन लोगों को लगता है कि दिस इज़ द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क, ऐसा यूरोसेंट्रिक व्यूज़ रखने वाले लोग कहते हैं. दूसरे जो एपिक्स के कंपैरिजन में जो राज तरंगिनी है वो थोड़ा क्लियर रिकॉर्ड और पॉलिटिकल हिस्ट्री विद एविडेंसेस हम लोगों के सामने प्रेजेंट करता है. ठीक है, तो आप पढ़ने की थोड़ा कोशिश करना. इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो तो मैं थोड़ा जल्दी इसको स्किप करती हूँ. नाउ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ जीनियोलॉजीज इन रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री. जीनियोलॉजी का इम्पॉर्टेंस क्यों होगा है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में? जीनियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है किसी भी राजा के रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए, उनके क्लेम को सिद्ध करने के लिए और ये बतलाने के लिए कि ये जो एरिया है ये हमारा है और ख़ुद को ज़्यादा पावर देने के लिए. ठीक है,
एक्सप्लेन द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के आइडिया को प्रेजेंट करना है। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इनका उदय होता है, और ये जो रिएक्शन इनका कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन पे होता है और इंडियन हिस्ट्री, वो ये सबको बतलाते हैं, जो कि पोर्ट्रे किया गया है। मतलब जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन क्या था कि इंडिया बैकवर्ड सोसाइटी है, वहाँ हिस्ट्री नहीं लिखी गई, ब्रिटिशर्स की ज़रूरत है यहाँ, और उनका मेन गोल है ताकि जो रिस्टोर किया जाए नेशन का प्राइड। जो मतलब नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है उनका ये मेन गोल है कि रिस्टोर किया जाए नेशन का प्राइड बाय प्रेजेंटिंग इंडियाज़ पास्ट इन अ पॉजिटिव एंड डिग्निफाइड लाइट। तो मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट, उनकी फ़िलासफ़ी, लिटरेचर और गवर्नेंस, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ अच्छा था, यूनिटी थी इंडिया में, ग्रेट एम्पायर्स रूलर्स थे लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, राजा राज चोला, शिवाजी। ठीक है, कॉलोनियल रूलर्स आर डिस्ट्रक्टिव हैं, प्रमोट करते हैं इंडिजीनियस सोर्सेस को, इंस्क्रिप्शन, इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल्स होता है इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जिया बारूनी इन हिस्ट्री राइटिंग। राइट अ नोट ऑन अबुल फजल्स कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री राइटिंग। अबुल फजल के कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ लिखना है आपको। आई डोंट थिंक सो कि देर इज़ अ नीड टू डिफाइन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो जो मुझे लगेगा वो मैं डिफाइन कर देती हूँ, अदरवाइज जस्ट आई एम प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यू कैन रीड इट एंड यू कैन राइट योर एग्जाम वेरी वेल, जस्ट यू हैव टू रीड इट आउट। तो आपको अच्छे से एक बार याद भी हो जाएगा, याद भी रहेगा माइंड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Here, write a note on Abul Fazl's writing. See how similar these two questions are. So, write a note on Abul Fazl's contribution to history writing. ठीक है, ये history writing के बारे में हम लोगों को लिखना है। अबुल फजल के, इन्होंने अकबरनामा लिखा, आईने अकबरी लिखी, अकबर के टाइम पे इनका एक्टिवनेस था वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सब कुछ हमें प्रेजेंट किया हुआ है, आप एक बार पढ़ना इसे। ओके, देखो ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अबुल फजल राइटिंग के बारे में आपको एक नोट लिखना है, एक क्वेश्चन पढ़ लोगे, दोनों आंसर लिख पाओगे, पढ़ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे लिखना है ऑन कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग की। हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी इस पे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि हम लोगों को अशोकन एडिक्ट्स के बारे में लिखना है। So, the Ashoka edicts are collection of inscriptions issued by Emperor Ashoka, Mauryan dynasty in 3rd century. They are found across Indian subcontinent, written in Prakrit, Greek and Aramaic, using scripts like Brahmi and Kharoshti. ये सारे स्क्रिप्ट्स को लेकर के हम लोगों को कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं, एडिक्ट्स देखने को मिले हैं, रॉक्स पे, पिलर्स पे, केव्स पे। ओके, आफ्टर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म, जो कलिंगा वॉर के बाद अशोक कन्वर्ट हो गए, फिर उन्होंने धर्म को प्रमोट किया, इन सब चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारे हम लोगों को एडिक्ट्स मिले हैं देखने को। अशोकास एडिक्ट्स जो है हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो रिलीजियस टॉलरेंस, अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, आई मीन एनिमल वॉरफेयर, वेलफेयर, ठीक है, जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं यहाँ। फिर राइट अ ब्रीफ अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया इन पर्शियन अकाउंट। पर्शियन अकाउंट के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, लाइक पर्शियन अकाउंट की जो राइटिंग थी, उसके कुछ जो बड़े राइटर्स रहे हैं वो अबुल फजल, इब्ने बतूता, अल बरूनी। ठीक है, तो इनके जो रिचनेस है मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत के आसपास, उसमें क्या क्या रहा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मेंशन करनी है। However, they also often viewed Indian society as being marked by rigid caste division and idol worship. ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ना, क्योंकि we have 83 slides, तो हम जस्ट पासिंग इट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा खुद से। So, discuss the contribution of the epics in the making of a historical tradition. ये आपके सामने प्रेजेंटेड है इसका आंसर। मैंने इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले रामायण और महाभारत वाले क्वेश्चन में दिया है। How are the inscriptions and prashastis important sources for reconstructing history? Write a note on subaltern historiography giving reference to Ranjit Guha's writing.
सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? तो सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी वो हिस्टोरियोग्राफी का तरीका, हिस्ट्री लिखने का तरीका है जहाँ पे मेन स्ट्रीम से हटके बातें होती है, विमेन की बातें होती हैं, लोअर कास्ट, प्रेजेंट्स, दलित, इन सब की बातें होती हैं। ठीक है। Explain the importance of Burunjis in constructing the history of Assam. बुरंजीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है किस तरह से ये रॉयल लोगों तक सीमित था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है। ये बहुत लंबे टाइम तक का इतिहास हम लोगों को देता है, 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का इतिहास देता है। ये सारी चीजें हैं, आप देखना अच्छे से, वीडियो को देखना, पढ़ना खुद से। अब हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स देखेंगे, वहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आंसर्स के लिए 5 सेकेंड का पॉज लूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। या फिर पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि अगर आपका एग्जाम अभी नजदीक है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। कालिदास काव्यास, rabies and Akhyans, post-Sangam age kavyas from peninsular India, types of inscriptions, Itihas Purana tradition, Kula Granthas, saint hagiographies, Fa-Hassian Faxian, environmental history, Buddhist construction of the past, Prashastis, Kalhan's method of history writing, Dharmashastras, Akut Mallada, Bakhar, Niccolo Manucci, K.P. Jaiswal distinct reference, women's history writings, Buddhist texts, Bhakti poetry, Kulgranthas from Bengal, early Arab perception of South Asia, new trends in women's history, Barini's idea of history, Ibn Battuta, Sir Thomas Roe, R.G. Bhandarkar, Tajkirat, Barini's idea of high-born and low-born, Nunes, Kashi Prasad Jaiswal, labor history, embedded historical forums, Gatha and Nara Shamiz, history of the Sangam age, end of the slide. ठीक है, I'm repeating this again.
इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर आपने इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, दीज ऑल आर important questions, crux of important questions. This book is very lengthy. We have 20 chapters here. तो अगर आपको 43 questions पढ़ने को दिए जा रहे हैं, it's very less. इसके बाद में होता है ना कि 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी प्रेजेंट करूंगी। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस है वो भी प्रेजेंट करूंगी। तो आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मे बी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है, आई एम सेइंग इट अगेन, आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपका एग्जाम नजदीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।